जो अभी आजकल रिसेंटली न्यूज में आया था, which is about a statement which was made by a spokesperson from Pakistan occupied Jammu Kashmir. What was your role और क्या बात क्या थी वो प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेज जो किया है पाकिस्तान ने, तो वो इतनी बेशर्मी के लिमिट को भी पार कर चुके हैं कि पीओजेके की आवाम को वापस कुछ नहीं मिला है। सिर्फ उनसे लूटा गया है, उनसे छीना गया है, उन्हें रातों रात घर से उठा लिया जाता है, जवान लड़कियों को, जवान लड़कों को। सियाचिन पे जो सोल्जर्स हमारे डिप्लॉयड हैं या रहे, सो ये डेली रूटीन के जो जॉब्स होते हैं हमारे रिस्पेक्ट टू योर ओन बॉडी, ये मैं इतना कह सकता हूँ कि 90% बाल झड़ जाते हैं, विजन लॉस हो जाता है, ना वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, ना वहाँ पे एडिबल प्लांट्स हैं। खालिस्तान का आप शुरू से बताइए, एक्चुअली ये चीज पैदा कहाँ से हुई? व्हाट इज खालिस्तान? वो राइट्स में 19,000 सिख पूरे हिंदुस्तान में कत्ल किए गए, उनका इंसाफ कब मिलेगा? टूर सर, आपने ये भी बताया था कि आपके ऊपर एक मूवी आ रही है, द एक्टर हु इज लीडिंग योर रोल इज जॉन इब्राहिम। उसके बारे में कुछ बताइए कि एक्चुअली कैसे कन्वर्ट हुआ ये एक मूवी में करने के लिए। मेजर समर तूर सर, वेलकम टू द शो EST शो। थैंक यू एकांश। आप कैसे पहले तो ये बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। It is actually our honor to have you here today. थैंक यू। आपको बहुत हम लोगों ने देखा है, but we really wanted to meet you, so thank you so much for your time. थैंक यू। तो तूर सर, आपके थोड़ा बचपन से स्टार्ट किया जाए, आपके बारे में थोड़ा और जानते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि ऐसा कोई पॉडकास्ट है जिसमें आपने अपने बचपन के बारे में बताया कि नहीं बताया, एंड आई एम सॉरी अगर वो ऑलरेडी कवर्ड है, बट कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनको बार बार सुनने में आई थिंक मजा आता है। तो आपके थोड़ा सा बचपन से स्टार्ट करते हैं। हाउ वाज इट अ टफ वन और इजी गो राउंड? बचपन मेरा इट वाज टफ बिकॉज मुझे 7 इयर्स की एज पे मुझे हॉस्टल में डाल दिया था। सो आई वेंट टू शोवर्ड कॉलेज नैनीताल एंड वहाँ से क्लास 2 से शुरू हुआ ऑनवर्ड्स फॉर गुड 8-9 years throughout my childhood I was there and हॉस्टल में ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई चलती रहती है। ओके, देयर यू कांट शो साइंस ऑफ वीकनेस। स्क्विड गेम देखिए? हाँ बिल्कुल देखिए। यू सी ना स्क्विड गेम? यस यस। सो हॉस्टल लाइफ फॉर मी वाज लाइक अ स्क्विड गेम। आप अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रुप में रहो, है ना, पीयर प्रेशर को हैंडल करो, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करो, पर पढ़ाई में भी परफॉर्म करो। So there was, I was under a lot of pressure that I could not have been left out. Okay. That feeling of being left out हो जाता है ना, if you are not performing and all that. So that was constantly there as a kid. फिर senior wing में गए तो वहाँ पे seniors used to bully and it used to be tough. मतलब I've seen those days जहाँ पे गलती पे हमें हॉकी स्टिक्स पड़ती थी बचपन में, और जी ठंड होती थी एंड उसमें भी निकरों में वी हैड टू डू यू नो द फ्रंट रोज एंड रनिंग एंड रोलिंग एंड पुशअप्स एंड इट वाज सिमिलर टू द मिलिट्री पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग। सो जनरली पेरेंट्स का ही इस एज में तो पेरेंट्स का डिसीजन होता है मुझे अपने बच्चे को एक हॉस्टल में डालना है या बोर्डिंग स्कूल में डालना है। सो वर यू kind of naughty in your childhood कि आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया? I was very naughty. अच्छा, I mean, my mother keeps telling me कि once I was मैं बस की पीछे वाली सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे चढ़ गया बस की, एंड मेरे फादर के सीनियर थे कर्नल लोकिंदर, तो अंकल हैड सर्व्ड इन NSG आल्सो। सो अंकल नीचे खड़े थे एंड थे कर्नल रविंद्रन अंकल एज वेल। तो either of the two somebody said jump casually, आजा, and I jumped. And अब it became their headache and they skipped their breath कि भाई इसे अब कैच करना पड़ेगा because he's already in mid air। तो ऐसे बहुत instances होते थे and I was a pet lover when I was young as a kid. Dogs never frightened me. अच्छा, Yeah. so do you think it was a good decision to put you in hostel? I really don't know what to say about it. I mean, yeah, now when I go back in time and see, it was a very good decision because you know it prepares you to face all odds and even you know it helps you to face pressures in life. Yes. And emotional quotient के लिए जगह नहीं होती वहाँ पे, बस you have to be emotionally strong and God helps those who help themselves. बस ये मोटो हमें पता था कि जो भी करना है खुद ही करना है, देयर इज नोबडी कमिंग
to help you out. हालांकि होते थे friends, but that fight, that emotional fight within, feeling homesick, away from home, and then I was the only child. So एक वो होता ना emotional connect with parents भी मेरा मतलब राइट ओके in the sense I became very unresponsive emotionally. अच्छा और मुझे फर्क नहीं पड़ता था फिर फिर तो by the time it was third or fourth year of hostel, so मुझे हॉस्टल छोड़ने भी आते थे तो I was like chill about it. I was in fact rather more happy. ये चलो दोस्तों के पास वापस I'm going to catch up with everyone, है ना. ये 1 महीने की छुट्टी थी, बोर हो गया, है ना, had nothing to do, not much places to visit. So I used to look forward, and now all these classmates of mine from Sherwood are more than my real brothers. And they're like blood brothers to me. So one call, and they all are going to be there, at beck and call to help me out. ओके Or if they call me for help, so I'll always be there for them. So we're like a family now. We're married, we've got kids, and we're a bunch of classmates who know each other's parents, families very well. So एक वो परिवार वाला माहौल भी बन जाता है. ट्रू सो डू यू एक्चुअली रेकमेंड टू पेरेंट्स कि यार एक बार तो बच्चे को हॉस्टल लाइफ में भेजना चाहिए? इट डजंट मैटर कि बच्चा शैतान है, नॉटी है या बेचारा सीधा साधा सा है. Do you think कि वो कंफर्ट जोन से निकलना जरूरी है? See, one of the main reasons why I was put into hostel was during ending of 80s, early 90s, a lot of terrorism in Punjab. Yes. And people from like my maternal grandfather was a lawyer, a renowned lawyer in a place called Moga. Moga is a place in Punjab where I was born. Okay. So वहाँ पे that threat was imminent, and army was also being targeted, and doctors हो गए, lawyers हो गए, है ना, and private जो businessmen है, they were being targeted, extortion money, kidnappings. So there's a lot of threat also to the family. Most of my family members were from the bureaucracy or into law or into the armed forces. So me being the only child, my at least parents and my grandparents took a call that let's put him in hostel, at least he'll be safe. Yes. And my father was posted in the valley. So and then वो एक वो nuclear family concept शुरू हुआ था. हाँ जी. उसमें when both parents are also working, then the child, and it's a struggle for the child. Right. And तो था मतलब there are a lot of factors involved in why I should have joined the hostel. So is it good to say that after joining It's his good. hostel, Yes, so I it's whether you actually came out as a real man, अगर बोला जाए तो, हाँ, I mean आप देखो ना, और a teenager में भी. if you compare a hostel kid हाँ जी. with a kid in a normal civil environment, that civil environment kid is more protected by his parents because वो daily basis पे parents की छत्र छाया में है. But a hostel kid, if there is a fight or there's a problem, he himself has to or herself have to tackle it. Correct. So they are more street smart. They are emotionally more independent, and they are more practical, and they are basically the solution creators. True. Because वहाँ तो survival वाला mode होता है. जो कि आपको सब अपने आप करना है. हाँ, so a hostel kid will any days will outsmart a day scholar kid in civil. तो ये फर्क तो रहता ही है. ओके सो गुड टू नो आपकी कैसे हॉस्टल जर्नी स्टार्ट हुई और आज आप इस लेवल पे आ गए हैं. आई एम श्योर बहुत सारी चीजें आपने हॉस्टल वाली लाइफ से अपनी सीखी हैं. एंड एज आई सेड यू हैव एक्चुअली कम आउट एज अ रियल मैन. राइट. ओके गुड सर. तो सर थोड़ा सा उस टॉपिक पे जाएं जो अभी आजकल रिसेंटली न्यूज में आया था, आपने शेयर भी किया था हम लोगों के साथ, which is about a statement which was made by a spokesperson from Pakistan occupied Jammu Kashmir, POJK, I think, about some kind of mediator कुछ ऐसी टॉक हुई थी. आप थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे प्लीज. व्हाट वाज योर रोल और क्या बात क्या थी वो? Basically, I think with the Ranbir Alabadia's podcast at Beer Biceps, there's been a lot of viewership in India and abroad. Okay. So keeping in mind my UN missions and everything and how I performed, in the military, courtesy my Paltan, Rajputana Rifles. बातें पता लग जाती हैं. बिल्कुल. मतलब no matter what. So we used to come on a panel of discussion on Republic TV.
So that is where I believe Amjad Ayub Khan जी ने मेरी arguments काफी in depth और गहराई और नजदीकी से सुनी देखी. और ये कब की बात है ये? ये I think last year की बात. अच्छा, हाँ, very last year recent. की बात है. And then probably the way how my mindset is, and having served in the UN without any bias or prejudice, and the achievements that my unit has got, and how I performed during my service and everything. So holistically, probably they would have measured. I'm just anticipating कि यही कुछ देखा होगा कि he's got the UN exposure, he's seen the extremes of war and battles, have lost young men and officers in combat, and I mean, somebody speaks too soon, or somebody wished for something too much, right. which later on one repents. हाँ, तो उन्हें पता था कि he is a battle hardened guy, and he would be aware of what the sufferings of POJK के अवाम है, वो अभी बहुत सफर कर रही है, एंड बर्दाश्त के बाहर हो चुका है अब. जिस तरीके से अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, फिर तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान ने जो डूरन लाइन को भी unrecognized, so and then Pakistan army carrying out the illegal airstrikes in which innocent women and children were only killed. There was no TTP fighter or any claim of that sort कि उनको टारगेट कर रहे थे. एंड सैडली जो सिविलियन मारे गए अफगानिस्तान में, वो टीटीपी के फैमिली मेंबर्स ही थे, बच्चे, उनकी वाइफ and उनके पेरेंट्स and near and dear ones. So it's been an act of murder from the point of what Pakistan army has committed, yeah. and I think अब इसके repercussions they will have to pay. And जो मुझे बहुत ही यकीन है, आंख बंद करके भरोसे के साथ, कि टीटीपी, बीएलए और तालिबान की जो मिलिट्री है, ये इंसाफ तो करेंगी, अब नहीं तो कल की बात है अब. राइट. ठीक है, तो मुझे लगता है कि इंसाफ और जस्टिस मिलेगा, और वो हिसाब भी पूरा कर ही रहे हैं. आई एम श्योर. जिस तरीके से हमने देखा कि पीओजेके में, मानोगे नहीं, 20 घंटे के पावर कट है, तो बच्चे पढ़ेंगे क्या, बच्चों का फ्यूचर क्या है? मुझे लगता है डेलिबरेटली किया जाता है शायद, कि पावर कट करते ताकि ध्यान एक पॉजिटिव जगह जाना चाहिए, वो जाए ना, और यहाँ पे नहीं मिलेंगी तो आप दूसरी एक्टिविटीज. एक अंग्रेजी में शब्द है प्लंडर. ओके. मतलब गलत फायदा उठा. तो प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेज जो किया है पाकिस्तान ने पीओके में, मैं तो पीओजेके ही बोलता हूँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, तो वो इतनी बेशर्मी के लिमिट को भी पार कर चुके हैं कि पीओजेके की आवाम को वापस कुछ नहीं मिला है, सिर्फ उनसे लूटा गया है, उनसे छीना गया है, उन्हें वापस बदले में कुछ नहीं दिया गया. और साथ ये भी कह सकता हूं कि जो हमारा कश्मीर है, उसकी कनेक्टिविटी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से श्रीनगर तक हो रही है. तो यदि कोई 7 बजे दिल्ली, वो सुबह के 8 बजे श्रीनगर में पहुंचा हुआ होगा. बिल्कुल. तो देखिए कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी क्रिटिकल, जो वहां पे है नहीं. वहां पे कुकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, हीटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, फूड स्टोरेज में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहां पे भी माइनस में टेम्परेचर जाता है सर्दियों में. और यदि टूरिस्ट इलाके की कहीं रास्ते में गिलगित बाल्टिस्तान या फिर पीओजे की साइड, यदि कहीं पे भी रात को एक्सेसिव स्नोफॉल हो गई या फिर टूरिस्ट अटक गए, तो उनकी उस मौसम में डेथ तक हो चुकी है. इट हैज हैपेंड. तो आप सोचिए कि बेसिक फैसिलिटी और एमिनिटीज ही नहीं है. तो मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे भाई बहन हैं पीओजेके में, उनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, उनके बच्चों प्रेशर में, आवाज दबाने के चक्कर में उन्हें रातों रात घर से उठा लिया जाता है, जवान लड़कियों को, जवान लड़कों को. और मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं कि वो किस मजहब से हैं. मुझे एक ही चीज से लेना देना है कि वो मेरे कश्मीरी भाई बहन हैं, और हमें उनकी सुरक्षा करनी ही है किसी भी हालत पे. और मुझे लगता है अब बस
कुछ वक्त का समय, उसके बाद मुझे लगता है कि सारी चीजें अपफ्रंट आई जाएंगी कि कौन किसकी साइड है। और मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा जो पीओजेके की आवाम है कि वो अपनी आवाज बुलंद होके उठाए, और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो गलत हरकतें की हैं और जो मैस ग्रेव्स किए हैं बलूची लोगों के साथ भी, तो अनवारंटेड है, ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं होगा। एब्सोल्युटली। बट आपको क्या लगता है, मतलब आपके मिलिट्री एक्सपीरियंस से और आपने खुद फिजिकली एक्सपीरियंस किया है ऐसे ही जाके, ये कंट्री ऐसा करती क्यों है? एक तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं कि उनके पास वाकई पैसा ही नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। दूसरी चीज जानबूझ के, क्योंकि उनको किसी और एक्टिविटीज में लोगों को इन्वॉल्व करना है। सो व्हाट डू यू थिंक इज एकांश, पाकिस्तान में पैसे है कहाँ पे? तो पैसे ही कंगाल है। बट सुनने में आता है ना कि चाइना पूरा सपोर्ट तो करता ही है। चाइना ने कर्जा दिया हुआ है, क्रेडिट, लोन कैसे चुकाएंगे? उनके पैसे ही नहीं है। मैं बहुत ही पाकिस्तान की आवाम के साथ, जो आज की तारीख में 300 से 400 रुपए 1 किलो आटा, दूध उतना ही महंगा, सब्जी पहुंच के बाहर है, ठीक है, दालें इतनी महंगी हैं कि आप एक किस्म की दाल के अलावा दूसरी टाइप की दाल तो खरीद ही नहीं सकते हो। तो जो गरीब जो इंसान है जी, पाकिस्तान की आवाम का, वो कहाँ जाए? और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंसेस है। क्यों? क्योंकि उससे पाकिस्तान मिनिस्टर्स की रोटी चल रही है। और यही बदौलत है जब हिलेरी क्लिंटन ने बोला स्नेक्स इन द बैकयार्ड। धोखा। आईएसआई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच कैन गो टू बेड विद एनीवन, फ्रेंड और फो। सो इतनी अनरिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है वो, एंड इट इज मतलब टेंटेड, मतलब धब्बा, जैसे धब्बा इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम पे जो आईएसआई जो हरकतें कर रही है। हाँ जी। और अभी उनके प्रीवियस जो भी आईएसआई के चीफ थे वो अरेस्ट हो चुका है। और ये वही थे जो जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो ये चाय थे उनके ऑफिस में, तालिबान को बताने के लिए कि देश कैसे चलाए। और मुझे बहुत खुशी हुई जब हमारे अफगानी भाइयों ने ठुड्डे मार के इन्हें निकाला अफगानिस्तान से, और इन्हें बोला कि आपकी कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो अपील करूंगा जितने भी मेरे अफगानिस्तान के भाई बहन हैं कि, और वो भी जानते हैं कि असली भाई मुश्किल वक्त में कौन था, भारत था। भारत था, यस। हमने बिना किसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की पार्लियामेंट बनाई है। मैं कुछ एहसान नहीं जता रहा हूं, पर मैं बोल रहा हूं कि ये हमने एक अपने दिल से जो जेस्चर किया है अफगानिस्तान के लिए, मुझे नहीं लगता किसी और देश ने किया हो। बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ मतलब निकालने के लिए उनकी मदद की, पर हमने उनके जो बांध बनाए सके, है ना, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, स्कूल बनाए, मेडिकल हॉस्पिटल बनाए, सड़कें बनाई, सीवरेज सिस्टम वहां पे ठीक किया, ठीक है, लाइटिंग और स्ट्रीट लाइटिंग और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सेटअप किया। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि तहरीक ये जो अफगानिस्तान की सरकार है, वो उसे पता है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। मतलब रातों रात आप 20 लाख अफगानी निहत्ते, छोटे, है ना, छोटी उम्र के बच्चे, लड़के लड़कियां, बुजुर्ग, माँ बाप, है ना, और नौजवान, 20 लाख डिस्प्लेस्ड अफगानी सिटीजन्स को इन्होंने रातों रात निकाला था पाकिस्तान से। और अर्थक्वेक आया था अफगानिस्तान में, घर टूट चुके थे, छतें नहीं थी, और ये खुले मैदान में माइनस टेम्परेचर में ये कम से कम 15 से 20 लाख लोग वहां पे निकाले गए। राइट। तो जब आप एक ऐसे पड़ोसी हो जो दूसरे पड़ोसी की ना कदर ना इज्जत करता है, तो ये तो होना ही था जो आज पाकिस्तान के साथ। सो आई थिंक ये सब इंटेंशन का खेल है। हमारी इंटेंशन हमेशा से अच्छी रही है और अच्छी ही रहेगी। दूसरे कंट्री की क्या इंटेंशन, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना पाकिस्तान को क्यों हेल्प करता है, ये सब जानते हैं। अल्टीमेटली इंडिया से ही शायद उसका क्वेरल है या जो भी है, दे वांट टू हैव अ विन ओवर अस या क्या है, तो शायद उनकी इंटेंशन कुछ और है, रही नहीं। देखिए, जहां तक अफगानिस्तान और हमारा सवाल है, हमने हमेशा अफगानिस्तान को अपने भाई की तरह देखा है, सगा भाई, जिसकी कोई शर्तें नहीं के लिए। तो मेरे जितने भी अफगानी भाई देख रहे हैं, मेरे
कोस्टमेट्स अफगानिस्तान से थे, अच्छा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा सिक्योरिटी रीजन की वजह से, पर क्या जाबाज अफसर थे। 40 किलोमीटर रन बैक में पहले 10 में तो 3-4 तो अफगानी भाई थे हमारे, फायरिंग में बिल्कुल माहिर, AK-47 तो रटी हुई थी, मतलब आंखों पे पट्टी बांध लो तो मतलब वो 22 से 23 सेकंड के अंदर अंदर हथियार खोल के जोड़ भी देते थे, अच्छा, और हमने भी फिर इसमें माहिरता हासिल की। तो मतलब स्किल्ड हैं वो लोग, ऐसी बात वो नहीं है। स्किल्ड है, अरे उनके हाँ, बचपन से ही उनमें युद्ध समा हुआ है, सही है। दे आर वॉरियर्स। और मैं खुद एक खालसा हूँ, सरदार हूँ, तो हम भी वॉरियर क्लास के हैं, तो मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ हमारे अफगानी भाई बहनों की, कि मतलब उनको सल्यूट है जिस तरीके से, जिस मुश्किल दौर से वो गुजर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश जिसमें इंसानियत है वो पाकिस्तान को कभी माफ कर पाएगा। जिस तरीके से इन्होंने गलत जुल्म उठा रहे हैं, ये पश्तूनदाई हो गए, है ना, तो जितने भी हैं, ईरान ईरान के साथ भी इनको प्रॉब्लम है, ईरान के भी गार्ड्स मारे। तो ठीक है, आप सुन्नी मेजोरिटी हो सकती है, पर इन्होंने ही फर्क किया है सुन्नी और शिया में। अहमदिया उसको कितना इन्होंने मारा है और बॉम्ब ब्लास्ट कराए हैं अहमदिया की मॉस्क्स में। कादिया एक जगह है पठानकोट के पास, वहां पे जितने भी अहमदिया हैं वहां पे मीटिंग्स होती हैं, हर साल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। इट इज अ वेरी रिस्पेक्टेड ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स, अहमदियाज, पर पाकिस्तानियों ने इनको भी कोई इज्जत नहीं दी, इनमें भी बहुत फर्क किया और बहुत निहत्ते लोगों को मारा अहमदियों में से। तो देखिए, ये ज्यादा देर तक ये सब नहीं चल पाएगा। अब बांग्लादेश में भी जो तख्ता पलट हुआ है, उसमें भी सरेआम ISI का ही हाथ है। और अब जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान गए, और जिस तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री बहुत उत्सुक है ट्रेनिंग देने के लिए बांग्लादेश आर्मी को, तो हमें पूरे डिजाइन्स पता है कि इनका ना इंटरनल माइंड में है क्या, चल क्या रहा है। और अभी ही 15 दिन पहले कुछ 250 kg RDX भी पकड़ा गया फ्रॉम अ शिप विच वाज बाउंड फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश। तो देखिए, पाकिस्तान अब पूरी कोशिश करेगा कि JNK फ्रंट पे कुछ नहीं तो कम से कम बांग्लादेश फ्रंट पे एक्टिव कर लेगा। और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैं खुद पंजाब से हूँ, तो हमारी सिख कौम को सबसे ज्यादा नुकसान ही पाकिस्तानियों ने पहुंचाया है। जिस तरीके से ये नशे फेंक रहे हैं ड्रोन्स के जरिए, मतलब हर दूसरे दिन कोई ना कोई पाकिस्तान साइड से ड्रोन आ रहा है, और करोड़ों रुपए का अफीम हो गया, कोकेन हो गया, कोई ना कोई ड्रग्स ये ड्रॉपिंग करते रहते हैं। तो इनका तो प्रॉपर ड्रग रैकेट और ड्रग माफिया एक्टिव है पाकिस्तान साइड से, राइट। हमारे यूथ को बर्बाद इन्होंने खुले में कि बिकॉज इनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है क्या? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जो डोगरी बेल्ट है, ये सारे वॉरियर क्लैन है। अच्छा। और जब भी मुगलों ने इन्वेड किया था तो इन्हीं वॉरियर क्लैंस ने पहले झेला है अटैक, जितने भी हमले हुए हैं। और इन्हीं जो है कम्युनिटीज ने रिपेल किया है मुगलों के हमले, और फिर दुश्मन के इलाके भी टेक ओवर किया, राइट। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी वो हो गए, महाराजा रंजीत सिंह हो गए, महाराजा राणा प्रताप हो गए। तो इतने सारे किंग्स ने, मतलब कितना आप सोचो लेवल पे हम पे हमले हुए होंगे। मतलब मैं तो हिस्ट्री देखती दंग आ जाता हूँ। हमारे तो गुरु गोविंद सिंह जी के 5 नौजवान बच्चों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उन्हें कुर्बान कर दी। एक भी ऐसा सिख गुरु नहीं था who had a natural or a peaceful demise. ये सब मुगलों के हाथ। तो I would and I do not consider Mughals to be the actual Muslims. और मुस्लिम्स भी कहते हैं कि मुगल तो मुसलमान थे ही नहीं, they were so barbaric। हमारे गुरुओं के एक बेटे का मतलब सीने से दिल काट के उनको मतलब खिलाया गया था। इट वाज दैट बैड। मतलब ये बातें मतलब खून खौल उठता है, बिल्कुल। मतलब और आज की तारीख में देख लीजिए कितनों के बच्चे ऐसी बर्बाद हो रहे हैं। ड्रग मैनेस इतना ज्यादा है, मैं तो हैरान हूं कि कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है।
खुले आम ये ड्रग्स बिक रहे हैं। आई थिंक पॉलिटिकल डिस्कशन तो बहुत हम लोग देखते ही हैं, बट पॉलिटिकल विल ही नहीं है। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, एंड रिजल्ट कुछ आता ही नहीं। मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ सरकार को कि जितने भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, जेसीओ हैं, इनकी टीम्स बनाइए और इन्हें एनसीबी में इंक्लूड करिए। वी कैन गिव आवर सर्विसेज टू द नेशन। जैसे यूएसए में डीईए एक डिपार्टमेंट है। DEA is a department which deals only with narcotics and smuggling of narcotics. वो एक अलग से इंडिपेंडेंट फोर्स है। तो आई सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट शुड मेक एन इंडिपेंडेंट armed super specialist skilled force which will be only tasked to apprehend and terminate drug dealers, drug distributors and those who are providing the raw material. अरे बच्चे बर्बाद हो गए, बच्चे मर गए, सबके माँ बाप में इतना खौफ आ गया कि बच्चों को बाहर भेज दिया, अपनी जमीनें गिरवी रख के या बेच के कि हमारी औलाद यहाँ ना मर जाए, यहाँ ना, इससे बेटर है बाहर ही चल। लोग कहते हैं ना इनपुट ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम पंजाब इज वेरी लो। कैसे? आप लॉजिक, इट इज लॉजिकली करेक्ट कि यस, क्योंकि बच्चे यहाँ सेफ बचे ही नहीं, वल्नरेबल इतने हैं, वो कहाँ देश को सर्व कर पाएंगे। वो ऐसी टेंडर एज होती है कि ये पूरी बेल्ट, हरियाणा, राजस्थान, ये पूरा ये जो ड्रग मेनेस है ना, ये देखिए आज अगर हमने अपने यूथ को प्रोटेक्ट नहीं किया, इसके रिपरकशन 10 साल बाद हमें इतने बुरे तरीके से इफेक्ट होंगे दैट वी विल नॉट हैव एन इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स। अगर आज यूथ रही नहीं। पंजाब में तो इनएडवर्टेंटली मैं कहीं पे भी जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, बच्चे दिखते ही नहीं है। जिस किसी से भी पूछो बाहर है, फॉरेन में पढ़ रहे, तो पेरेंट्स इतने इनसिक्योर हो चुके हैं। आप रेलवे यार्ड्स चले जाओ, सुइयां ही सुइयां मिलेंगी। आप हॉस्टल की छतों पे चले जाओ, सुइयां मिलेंगी। और जो केमिस्ट हैं उन पे आई डू नॉट नो कि कोई रोक टोक है या नहीं इन टर्म्स ऑफ सेलिंग ड्रग्स। या तो आप अमेरिकन वे ऑफ, जैसे प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको ड्रग मिलेगा, तो ऐसा कोई सिस्टम है। क्योंकि देखिए ड्रग will never by drug I don't say कि a certain substance ड्रग तो है ही है, एक केमिकल ड्रग्स भी तो होते हैं। जैसे खांसी की दवाइयां हैं, वो उसे पी लो नशा हो जाता है, सो जाता। फिर जैसे मार्कर स्केच पेन हो गए, उसकी जो स्मेल है वो स्मेल करते रहो, उससे नशा हो जाता है, इट इज एडिक्शन। तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप इनको कंट्रोल करो। सो व्हाट आई स्ट्रांगली सजेस्ट टू द गवर्नमेंट इज, मतलब JNK में भी देखो ना, नशों ने खत्म कर दिया यूथ को। जम्मू कश्मीर में भी, अकेला पंजाब की प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबको एक ही लेके चल रहा हूं। पूरी जो यूथ है वो पूरा एक सिंगल स्ट्रेच JNK से लेके डाउन टिल महाराष्ट्र, गुजरात, वो पूरा ये पूरी बेल्ट है। कितना वहां पे ड्रग्स ही ड्रग्स है, पर मैक्सिमम इज इन पंजाब। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट आज की तारीख में अगर पाकिस्तान को है तो वो पंजाब से है। क्योंकि लड़ाई हमें पता है कैसे लड़ी जाती है और जीती जाती है। और मैं ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बोल रहा, मराठा भी है, ठीक है, राजपूत भी है, जाट भी है, डोगरी भी है, ठीक है, हमारे मुसलमान भाई भी हैं। तो हम सब ने, सिख जो है हमारे भाई, तो हम सब ने लड़ाइयां देखी है ना। तो एक ये लड़ाई देख, बाहर से दुश्मन। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि सिखिज्म इज अंडर अटैक विद इन इंडिया ऑल्सो। जिस तरीके से कन्वर्जन चल रहे हैं, दे आर वेरी करप्ट कन्वर्जन। वो कन्वर्जन क्या कन्वर्जन हुआ? अगर आप टेबल पे 2-3 लाख रुपए फेंक के रखते हो और बोलते हो ये लो पैसे और कन्वर्ट कर जाओ, और जो कन्वर्ट हो रहे हैं कि अगर खुद के मजहब के नहीं हो सके ना, जो मर्जी बन जाओ, किसी के नहीं हो सके। और ये मैं आज बात बोल रहा हूं, याद रखना मेरी बात, मतलब वो है ही नहीं, डिवोशन टू ओन रिलीजन ही नहीं है। और देखिए ये जो कम्युनिटी ये जो कर रही है कन्वर्ट, इस पे ना कोई गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, ना ही हमारी कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने इन पे एक्शन ले रहे हैं, चुप्पी साधी हुई है। मतलब मुझे डर लग रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। और सबसे इनकी गेम देखिए, सिखों को क्रिश्चियन में तो कन्वर्ट कर रहे हैं, पर उनका पेपर वर्क और पेपर वर्क का जो हेडेक है वो सरदर्द बचे, तो कहते कि आप अपना नाम मत चेंज करो, नाम वही रहने दो सब कुछ, पर हम आपको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। भी ताने रखो,
हिपोक्रेसी वाली बात होगी ना. इट इज वेरी अलार्मिंग एंड वेरी वरिंग. और जब मतलब सिख ऐसी कौम है ना, वी हैव द पावर टू बेयर लॉट ऑफ अट्रोसिटीज. हमारे में सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, पर जिस दिन वो सबर का बांध टूटेगा, मैं नहीं जानता कि क्या होगा. भगवान भी शायद बहुत ही दिक्कत आएगी. लोग मजाक में ले रहे हैं, लोग हल्के में ले रहे हैं. मतलब मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस हैं, दे शुड कॉल आउट टू दीज बॉर्डर बेल्ट्स, जहाँ पे जो बेसिकली जिनका पैसा नहीं है, वो कहते ना करता. तो इनके साथ भी वही है कि ये फाइनेंशियली इतने मतलब हेल्पलेस है कि ये कोई भी सम ऑफर कर दे, वो कन्वर्ट होने को तैयार है जब तक पैसा आ रहा है. तो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, यार कन्वर्जन कोई बाई फोर्स थोड़ा ना कर रहा है. मैं कहा बट इट इज अ क्राइम कि आप उसे ब्राइब करके कन्वर्ट करवा रहे हो, या फिर फोर्सिबली. तो कन्वर्जन इज अ क्राइम इटसेल्फ, पर आप उसे ब्रेन वॉश कर रहे हो किसके दम पे. तो दैट इज अ करप्ट प्रैक्टिस. अगर किसी ने कन्वर्ट तन मन धन फ्रॉम योर माइंड, कि हाँ आई वांट टू कन्वर्ट, करो करो यार कन्वर्ट. नोबडी इज फोर्सिंग एनीवन, यू नो. एवरीबडी इज, यू नो, दे हैज द राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन. ये तो फंडामेंटल राइट है. पर दिस राइट इज बीइंग मिसयूज्ड बाय सम एजेंसीज और बाय सम सर्टेन सेक्ट्स, व्हिच आई डू नॉट सी. अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा हूँ ये चीजें. मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ. आई एम नॉट हैप्पी विद दीज थिंग्स. मेनी पीपल आस्क मी कि मेजर तो व्हाट इज योर पॉइंट रिगार्डिंग खालिस्तान. पहली चीज तो जो भी इंडिया खालसा है सिख, वो खालिस्तान आइडिया में नहीं बिलीव करता. सो मेनी पीपल आस्क मी रिगार्डिंग गिव सम कमेंट ऑन खालिस्तान. सर खालिस्तान का आप शुरू से बताइए, एक्चुअली ये चीज पैदा कहाँ से हुई? व्हाट इज खालिस्तान? 1980 में हाँ जी. एक ऑफिशियल है मिस्टर जीबीएस सिद्धू, इनका एएनआई पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश मैम के साथ आया था. उन्होंने ये बताया कि 1980 में रॉ को बोला गया कि आप एक एंटी खालिस्तान एक वो बनाओ टीम. तो उन्होंने कहा ये क्या है? कहते ये है, हम बताएंगे क्या है. एंड 1980 में ये हरकत हुई रॉ में कि आप अपनी टीम तैयार करो. और 1984 में हम सबको पता है क्या हुआ. भिंडरवाला जी वॉज अ गुड मैन. माई फादर, माई ग्रैंडफादर, you know, who was a lawyer, my maternal guy, he has met him in the Golden Temple. So संत भिंडरवाला जी ऐसे थे कि वो की प्रॉब्लम सुन के उनका सोल्यूशन देते थे. he wanted to put the problems of the Sikhs in a serious face, with a serious face to the government, कि ये प्रॉब्लम है, there is an issue. जो क्लेम किया गया था कि गोल्डन टेम्पल के अंदर ये हरकतें हो रही है, और उसका आज की तारीख में भी कोई प्रूफ नहीं है. एंड आई कैन बैक माई स्टेटमेंट विद द स्टेटमेंट ऑफ सुब्रमण्यम, मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी. उन्होंने बकायदा ये स्टेटमेंट दी है कि भिंडरवाला जी वॉज अ गुड पर्सन, और खालिस्तान की किसी ने डिमांड ही नहीं की थी. भिंडरवाला जी ने एक बार भी खालिस्तान का जिक्र नहीं किया था. It was all cooked up by a certain political party. I don't want to name the party. ये most of us know. हाँ, everybody knows. बच्चा बच्चा जानता है. जी. But it was a wrong narrative. मेरा एक ही पॉइंट है, वो राइट्स में 19,000 सिख पूरे हिंदुस्तान में कत्ल किए गए जी, उनका इंसाफ कब मिलेगा? वो जाने नहीं थी जो 19,000 सिखों को मारा गया, और किसी को कुछ मतलब ना सर ना पैर ना कुछ लेना ना देना विद पॉलिटिक्स. और जिन्होंने क्राउड्स को इंस्टिगेट किया, एक तो जगदीश टाइटलर एंड एक और सज्जन कुमार जो भी है नाम, इन्हें क्विट कर दिया है. तो अब मुझे एक बात बताओ कि आप अपने सिख भाई बहनों का ही भरोसा नहीं जीत सके थ्रू द लीगल जस्टिस सिस्टम, तो आप सिखों से क्या ही उम्मीद करोगे? कहते हैं ना, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू बट व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री. हमने जाने दे दी, हमारे गुरुओं ने अपने परिवार कुर्बान कर दिए, ठीक है. हमारे सबसे ज्यादा रेशो होता है इन टर्म्स ऑफ मार्टियर्स, ठीक है. सबसे ज्यादा इनटेक इन द फोर्सेस एक टाइम पे होता था. बट जब दंगे हुए 84 के, और जैसे नियत्ते मारे गए हमारे सिख भाई बहन, पूरे इंडिया में जलाए गए, इंसाफ कब मिलेगा?
वो 19,000 मतलब देन एनीवन कैन किल। तो आप मुझे बताओ कि किस मुंह से इन द स्टेट ऑफ पंजाब कोई अपने बच्चे को बोलेगा कि तू आर्मी में जा, तू डॉक्टर बन, तू लॉयर बन, वो तो फौरन ही भेजेगा ना। बिल्कुल। क्योंकि वो इनसिक्योरिटी और सदमा तो आज भी है कि यार इतना सब होने के बाद भी हमने आंखें बंद की हुई हैं। और ये फिर हो सकता है। कल किसने देखा है? कल किसने? यस। तो सारे गए बाहर, ट्रू। चले गए। अब खालिस्तानियों का क्या है, जो टेररिज्म में इन्वॉल्व था 80s में, वो जो यहां से भागे और इलीगल तरीके से वाया यूरोप एंड वाया साउथ अमेरिकन कंट्रीज, दे ऑल वेंट एंड सेटल्ड इन अ प्लेस कॉल्ड कनाडा। आज यही जो भगोड़े जो आतंकवादी टेररिस्ट है, इनके 3-3 4-4 पुश्ते पैदा हो चुकी हैं बच्चों की। उनमें से कोई एक कभी इंडिया आया भी नहीं है, ना ही उन्हें पता है इंडिया में पंजाब का नक्शा क्या है। और एक तो मैं वीडियो देख रहा था जिसमें किसी ने पूछा, ब्लॉगर ने, कि यू एज अ पंजाबी वुड यू वांट टू मैरी अ इंडियन पंजाबी सिख और अ कैनेडियन सिख? दे सेड कैनेडियन सिख बिकॉज we've never been or never known the Punjab of India ever and they are not, मतलब वो एक उतावलापन नहीं है उनमें जानने में भी, क्योंकि कहते कि उधर डेवलपमेंट और आराम और अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वगैरह सब कुछ है, तो कहते हैं हम यहाँ पे आके क्या करेंगे। तो ये तो माइंडसेट है वहां का। तो मैं वही बताना चाहता हूँ, ये एक पर्दा डालने वाला नरेटिव है। इंडिया का सिख कभी भी, अरे हमारे गुरुओं ने जान दे, तिरंगा हमारा लहराता रहे हवा में जी, इसकी तौहीन करना, खुद की जान ना ले लूं, बिल्कुल, है ना। माय नेशन कम्स फर्स्ट एंड ऑलवेज एंड एवरी टाइम, ट्रू, देन एवरीथिंग एल्स। हम तो उस सिख कौम से हैं जिससे वी आर प्रोटेक्टर्स ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट हैज टू टेक बिग स्टेप्स। और मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी हमारे शहीद ही हुए हैं एक किस्म से, जो सिख जेनोसाइड, इट इज अ जेनोसाइड। यस। आपने जानबूझ के डॉक्यूमेंटेड डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मैंने उस सर्टन पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे मर जाऊंगा जिंदगी में, पर उसे वोट नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने वो हरकत की, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा मजहब के ऊपर क्या रेपरकशंस होंगे। राइट, ठीक है, जो होली बुक थी हमारी, ठीक है, उस पे भी आन चाहिए। मतलब ये हद से पार हो चुका है सब, मतलब एक समय। I'm sure बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं इससे। ये फ्रस्ट्रेटेड है एंड इट इज, मैं ये बताना चाहता था कि ये गलत नैरेटिव दिया जा रहा है। बिल्कुल। बिकॉज मतलब या तो आप प्रूफ दो ना, आप प्रूफ दो ना। आपके पास भिंदरवाला जी के खिलाफ कोई प्रूफ है ना, आपके पास कोई सबूत है, बातें ही बातें हैं। 3-4 ऑथर थे, उन्होंने अपनी चिट्ठी और लिख दी। जनरल शाहबेग थे। द रीजन जो हमने बुक्स में पढ़ा है कि जनरल शाहबेग के साथ इनजस्टिस हुआ था एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, और उनपे जाल पूछ के 3-4 ऑफिसर्स ने, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स ने करप्शन चार्जेस लगा दिए थे एंड हिज पेंशन वाज स्टॉप्ड। और ये बात उस बंदे, देखिए बात उसे खलती है जो ऑनेस्ट है, बिल्कुल ठीक है, जो डिसऑनेस्ट है उसे तो पड़ी क्या है जिंदगी की, वो तो वैसे ही बेशरम है। तो जनरल शाहबेग पे भी बहुत ही गलत इल्जाम लगाए गए, है ना। ऑल दीज थिंग्स वर देयर, आई डिड नॉट बाय ऑल दैट, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है। एंड उस बंदे ने एक सिस्टम के खिलाफ ही पार्टिसिपेटेड इन दैट ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो अंजाम दिया। जी जी। ठीक है, तो वो बंदा जाएगा कहाँ? जस्टिस उसे मिला नहीं, पूरी उम्र उसने देश के ऊपर, है ना, निछावर कर दी। ठीक है, कोई उसकी सुन नहीं रहा है, कोई उसको पूछ नहीं रहा है, और आज की तारीख में भी यही हो रहा है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो हमारे सिख भाई बहन, बूढ़े जवान बच्चे, है ना, और माँ बाप, दादा दादी, जो भी, है ना, शहीद हुए, मैं तो ये कहूंगा उन्होंने कुर्बानी दी है। और सिखों ने तो किसी के खिलाफ कुछ किया नहीं ना, ऐलान को काम बोलने गए या मारने गए। तो डिसग्रंटलमेंट इतनी हो गई है। अब फार्मर्स हैं, फार्मर्स मूवमेंट चला सिर्फ इसलिए कि उसने एक पगड़ी पहनी है, तो वो कहने लगे कि खालिस्तानी है, खालिस्तानी फंडेड है। यार आप एनआईए को इन्वॉल्व करो, आप इन्वेस्टिगेशन कराओ, जो जो गिल्टी है जेल में डालो। बिल्कुल। यस। चाहे वो पंजाब का है या चाहे जौन सी मर्जी स्टेट का किसान हो, जो who has gone against the nation will not be spared। ये तो हम खुद कहते हैं, that may the guilty be punished। और आई थिंक हमारी वही शायद गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है,
एटलीस्ट विद द करंट वन, आई डोंट नो पास्ट में तो क्या रहा क्या नहीं रहा। नहीं, see, what I am trying to get at एकांश is, अब जी एज में तो बड़ी है, पर you got to have the maturity of sense of what to speak, what not to speak. जो जैसा बोएगा उसे वैसा फल मिलेगा। वो एयरपोर्ट पे तमाचा पड़ गया ना, उल्टा सीधा बोला, जवाब मिल गया। यार, हाउ कैन यू विदाउट एनी प्रूफ और एनी circumstantial evidence or data, how can you just open your mouth and give a statement? एक social responsibility भी होती है ना। True. So you have to be socially be responsible. राइट If there is something unfolding which is wrong, मैं इतना मेच्योर हूं कि मैं बोलूंगा, let the agencies and the government take a call first. या तो आप खुद वकील हो, या तो आप खुद पुलिस हो, राइट या फौजी हो, तो बंदा माने कि हाँ ठीक है, दे हैव द राइट। करेक्ट। ना उस टाइम पे जब ये कमेंट्स दिए, neither that individual was a politician, nor the individual was a government servant, nor that person had to do anything with the protest, but just to come in the limelight, no, कि हाँ, the old aged 90-year-old these ladies, इन्हें खरीदा गया, and she herself is a woman, ट्रू। woman rights की लड़ाई करनी है। People like them are immature. मैं तो खुद हैरान हूँ that the people voted for such individuals. ऐसे तो मुझे लगता है कि मैं भी इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो कम से कम मैं भी I have that confidence in me कि कम से कम मैं वोट लेके जीतूंगा, और मैं कम से कम अपने देश को फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो सर्व करूंगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा थोड़ा पहाड़ों पे चला गया, वादियों में चला गया, और आई थिंक आपने या सोल्जर्स जहाँ तक सर्व करता है, आई थिंक सबकी फेवरेट वादी आई थिंक सियाचिन होती है, ऐसा मैंने सुना है। वैसे कश्मीर, यस, कश्मीर नहीं, लेकिन आपका शायद एक्सपीरियंस काफी सियाचिन में रहा है, तो अपना आपका कोई एक्सपीरियंस? I have been a man whose best companion has been isolation. ओके। देखो, हॉस्टल में बचपन से है ना, कई बार नॉस्टैल्जिया, होमसिक, टकरेड हो गई, वहां ले गए, तो दुख दर्द फिर किसी के पास टाइम नहीं है ना सुनने का। सही बात है। तो बंदा अकेले ही बैठ के सोचता था। तो बेड की, हमारे बेड में ना वो नवार होते थे, वो तो निवार में फिर गैप करके उसके अंदर छुपाते थे, वो भी पकड़े जाते थे। तो वी हैड वुडन फ्लोरिंग। अच्छा, तो उसमें हम सीक्रेट प्लैंक्स होते थे जिनमें कील निकाल के उसमें टक छुपा के बंद कर दिया जाता था। पर जिसकी किस्मत बहुत ही खराब है तो चूहे वहां से भी कुतर जाते थे टक। बड़ा मतलब सर्वाइवल की लड़ाई रही है हमेशा, आदत ही पड़ गई है अब। ओके, आई मीन व्हेन आई जॉइंड फौज, मुझे कुछ अलग नहीं लगा, मुझे लगा मैं हॉस्टल में आ गया हूँ। वही सुबह जल्दी उठना, अपनी लॉन्ड्री खुद देखो, बेड खुद बनाओ, है ना, अपनी यूनिफॉर्म खुद तैयार करो। वहां पे पढ़ाई की क्लासेस होती थी, यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग की क्लासेस होती थी। हाँ, चोट नहीं खानी और वहां पे पढ़ाई में फेल नहीं होना। तो लड़ाई तो सेम ही थी, बस वो उसके मोड्स और तरीके चेंज हो गए थे। तो सियाचिन को फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वाज इट? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एक्चुअली? सियाचिन वाज लाइक, मूवी देखी इंटरस्टेलर, ऐसे लग प्लेनेट पे आ गए हैं। क्यों, मैं पंजाब में, आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब ना, फ्रॉम मोगा। कभी बर्फ नहीं देखी थी। जब नैनीताल गया तब बर्फ देखी थी, पर वो बची कुची रहती थी। बाय द टाइम दिसंबर में छुट्टी आ जाती, तो मार्च में जब स्कूल खुलते थे तो बची हुई बर्फ यूज्ड टू स्टिल बी देयर। भाई ये जगह जब गए, मतलब जहां तक मेरी आंख देख सकती थी, पूरा सफेद, मतलब चट्टाने बस लिपटी हुई थी बर्फ के साथ। और ये कौन से मंथ का होगा ईयर? नहीं, मैं लैंड तो कर गया था अक्टूबर में। अच्छा, तब स्टार्ट हो ही जाता है वो वाला होता है। अक्टूबर 2011। ओके। पर वो तो फिर पता चला धीरे धीरे कि बर्फ जब स्किन के साथ कांटेक्ट में आती है तो ऐसा लगता है कि कुछ सुइयां आके लग रही हैं। ठंडे होते हैं ना वो बर्फ, तो जैसे यहाँ कांटेक्ट होता था तो पिघल के पानी, एंड फिर यहाँ से पूरा पानी टपक रहा होता था। वो पानी टपकते टपकते ही यहाँ पूरी दाढ़ी वगैरह में बर्फ जम जाती थी। बालक्लावा पहनते थे तो जो हमारे सांस लेने का पैटर्न है, वहां पे हमारे पैटर्न में बर्फ जम जाती थी। सो टेम्परेचर used to be like what? -30, -40, -40। मैंने सबसे ज्यादा देखा -43, हाँ -43, -45 तक मैंने देखा। And I think which can easily kill a human being हाँ। if you are not equipped. अरे हम बाथरूम टाइमिंग के साथ जाते थे कि भाई मतलब 120 सेकंड से पहले आ जाओ। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली ये मेरी बहुत वो ज्यादा रही है इस बारे में कि
सियाचिन पे जो सोल्जर्स हमारे डिप्लॉयड हैं या रहे हैं जो भी है, सो ये डेली रूटीन के जो जॉब्स होते हैं हमारे, मैं विद रिस्पेक्ट टू योर ओन बॉडी, ये सी करना मैं आई विल नॉट डिस्कस रूटीन क्या होता है, बट इतना कह सकता हूँ कि 90% बाल झड़ जाते हैं, अच्छा स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है, विजन लॉस हो जाता है, ये वाली साइड परमानेंट लाइफ टाइम सनबर्न हो जाता है, काले काले मार्क्स आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना वो सन गॉगल्स पहनो। दाढ़ी जिसकी है यहाँ पे ठीक है, वरना यहाँ तक हम वो बालक्लावा से कवर रखते थे। बाल क्लावा इज व्हाट? इट्स लाइक अ कैप। अच्छा ओके, ऐसे आंखें दिखती है उसमें। हाँ, उसमें गॉगल पहन। गॉगल पहनो। ओके, थोड़ी सी लापरवाही हुई, यहाँ पे फ्रॉस्टबाइट हो जाएगा। अब तो इक्विपमेंट अच्छा आ गया है, वरना पैरों में फ्रॉस्टबाइट हो जाता था, वेरी नॉर्मल। तो अभी हीटेड बूट्स वगैरह कुछ ऐसे आते हैं या? हाँ, इंसुलेटेड बूट्स वगैरह हैं। आई मीन वी हैव गुड इक्विपमेंट, गुड रोप्स, जुमार्स, and we used to learn different type of knots and how to rescue। वहाँ पे एक्चुअली रेस्क्यू पे ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। ओके सर्वाइवल पे कैसे करना है, सर्वाइव उस पे ज्यादा जोर होता है। एंड देखिए दीज आर रीजन्स जहाँ पे ना आपको कुछ, मतलब नेचर विल गिव यू नथिंग इन सियाचिन। ना वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, ना वहाँ पे एडिबल प्लांट्स हैं, ना वहाँ पे कोई ट्रीज है, ना कुछ आपको जीव जंतु या जानवर मिलेगा। So there is nothing there. It's like a barren planet. खाली something like the north or the south pole. कुड बी। ये बर्फ की तरह और कुछ नहीं है। ऑल जो एक ही चीज सुनाई देती है वो है हवाओं की चीखें, ब्लिजर्ड्स, ठीक है, और क्रिवास, ठीक है, हैपो और हैको। सर में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। अच्छा, तो आई एम श्योर रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल होता होगा। अरे हेलीकॉप्टर जैसी मशीन नहीं आ पाती है तो इंसान क्या ही कर लेगा। 14-15 करोड़ का हेलीकॉप्टर नहीं आ पाता है इन इलाकों में ऑन अ डेली बेसिस। इट इज नॉट पॉसिबल। यस। रिस्क कितना होता है, एयर पॉकेट आ सकती है, ठीक है, बैड वेदर सडनली आ सकता है ना। तो हेलीकॉप्टर कैन लूज पावर, एब्सोल्युटली। इट कैन लूज थ्रस्ट, ठीक है। एंड दैट ऑल्टीट्यूड मशीन के अंदर ऑयल्स का अलग बिहेवियर होता है, तेल जम जाता है, तेज जम जाएगा। यस। ग्रीस जम जाती है, हाइड्रोलिक फ्लूइड कई बार ब्लॉक हो जाता है, तो मशीन भी वल्नरेबल है। ट्रू। मतलब आप मानोगे नहीं, हमारे पोस्ट पे मैं कुछ 19,000 कुछ फुट पे था, जनरेटर के भीतर बर्फ जम गई थी और जो जनरेटर ऑयल है वो पानी के साथ मिक्स हो गया था। तो इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं कि आप लोहे के ऊपर आप अपना हाथ नहीं लगा सकते। जिस पल आपने हथियार के लोहे पे हाथ रखा, आपकी चमड़ी उसके साथ चिपक जाएगी और उसका एक ही रास्ता है खींच के निकालने का या उस पर गर्म पानी डालने का, आपकी ये चमड़ी निकल जाएगी। टच तो कर लोगे, सुन पड़ जाएगा, फील नहीं होगा, खींच भी लोगे, फील नहीं होगा, पर धीरे धीरे वो जलन शुरू हो जाएगी। तो आप फिर बॉडी को वार्म करने के लिए एक्चुअली क्या, किस टाइप की एक्सरसाइज होती है जो आप लोग वहां पे करते हैं? देखिए पुशअप्स, सिटअप्स, बीम हो गई, अच्छा। वो भी एक लिमिट तक कर सकते थे क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। तो हर 4 या 5 कदम पे रुकना पड़ता है सांस लेने की वहां पे। मतलब मैं तो बस एकेडमी से आया ही था ना, आई वाज फिटर देन अ कमांडो। कहते हैं ना न्यूली कमीशन्ड ऑफिसर, ही इज फिटर देन अ कमांडो आल्सो। कमांडो तो फिर भी, कमांडो से पहले ही वो ही सुपर फिट। तो वहां पे भी कुदरत ने मुझे अपनी जगह दिखा दी कि तुम इंसान हो, कुदरत के सामने इंसान की तरह ही रहो। आई कुड नॉट बीट द ऑड्स, आई वाज वल्नरेबल, आई न्यू। और जो दूसरी पार्टी है उस तरफ फेंस के, यार उनका तो बुरा हाल था। उनके रेडियो इंटरसेप्ट्स पे वहां पे आधा टाइम तो जो उन जेसीओ है, वारंट अफसर, वो बेचारा 10 दिन तक तो ये पूछता था कि तनख्वाह कब आई। दूसरा, उनके पास वार्म क्लोथिंग नहीं होती है, तो अपना सिविल के ट्रैक सूट और उनके पास तूश तूश के शॉल होते हैं और पश्मीना के। अच्छा, तो लोई जो होती, तो लोई में ही ओढ़ के अपना वहां बैठे रहते थे, हम देखते रहते थे। तो ये कैजुअलिटी तो वहां पे काफी होती होंगी फिर। इनका क्या है ना, ये रहते हैं पत्थर वाले बंकरों में, उसके अंदर ये अपना हीटिंग और वो सब लगातार चलता रहता है। तो क्या होता है ना, ओवर टाइम जो अंदर पत्थर होते हैं ना बंकर में जी। वो गर्म रहते हैं, तो ज्यादा देर तक गर्म रहता है इग्लू वाला कंसर्ट, क्योंकि वो जो है ना वो उनका पथरीला प्लस बर्फ ज्यादा है। अच्छा। हमारी साइड सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, पत्थर भी है पर पत्थर लिमिटेड है।
उनकी साइड पत्थर ज्यादा है, ऊपर से उनकी हाइट भी काफी डाउन हाइट पे है। अच्छा, अब हम लोग ज्यादा हम हाइट पे है वहाँ पे। ओके ओके। मतलब नॉट ऑल द एरियाज, हाँ कुछ हाँ एरिया जहाँ पे वो डोमिनेट कर रहे हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द एरिया सियाचिन में वी आर डोमिनेटिंग। अच्छा ओके। तो दूर से पता लग जाता था कि हाँ इनके कितने खच्चर आ गए, इनका कितना राशन आ लिया आज। फिर काराकोरम हाईवे उसी साइड पे है, तो वहां पे ब्लास्टिंग होती थी सड़क के रास्ता बनाने के लिए, तो हम ब्लास्टिंग भी गिनता था एक बंदा रात की रिपोर्ट में। फिर मैंने देखा एक बंदा ऐसे ही देखता रहता था ऊपर। मैं क्या देख रहे हो, कहते साहब वो सैटेलाइट जब पास करेगी तो मुझे गिनना है कितनी बार सैटेलाइट आगे पीछे गई है, तो सैटेलाइट कितनी बार पास करके जाती है वो रिपोर्ट होती थी। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, ऐसी ही जैसे होता है ना सियाचिन में लाइफ कैसी होती है सोल्जर्स की, बहुत पुराना वीडियो है। तो उसमें इंटरव्यू ले रहे थे एक पत्रकार जो थे, तो एक ने वो साउथ से था वो सोल्जर, तंबी भाई। याद है। आज आपकी पोस्टिंग यहाँ से हट रही है, कुछ इंटरवल तक होती है आई थिंक, उसके बाद दे हैव टू रीलोकेट। हाँ तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? उसने बोला सबसे पहले जाके तो मैं दाढ़ी बनाऊंगा और नहाऊंगा। कह रहे महीने हो गए नहाए नहीं। ये चैलेंज होता है वहां पे कि वहां पे तो बताया जाता है, इनफैक्ट वहां पे एक दो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई हैं जिसमें बंदों ने दे टुक बाथ और हाइपोथर्मिया के साथ दे पास्ट हुए। देखिए वहां माइनस में इतना टेम्परेचर है कि वो पानी अपने पे डाल के नहा धो के रजाई में घुस, बॉडी इज नॉट एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट शॉक, दैट हाइपोथर्मिया वाला। तो हाइपोथर्मिया शॉक will only lower the heart rate and slowly your capillaries vessels will jam। वो जाम हो जाती है, बंद हो जाती है, सुन पड़ जाता है बंदा, एंड फिर वो नींद में पासेस अवे आउट ऑफ कोल्ड। आई मीन वहां पे मैंने और भी, जब मैं था तो वहां पे ओपी बाबा की मान्यता है, बहुत से ओपी बाबा मंदिर है, तो उनको वर्षर की लड़ाई में इन्होंने ये काफी अलग भिन्न भिन्न पलटनों में प्रकट हुए थे बताने के लिए कि यहाँ से हट जाओ इधर हमला होगा, और वही हुआ। अच्छा, इसलिए फिर ओपी बाबा की मान्यता आई, और वो एक्चुअल में ही बिलोंग टू अ पल्टन ऑफ द इंडियन आर्मी। ओके। और आज भी उनका बैंक अकाउंट है, और आज भी उनके खाते में तनख्वाह डलती रहती है, और उनका प्रॉपर बेड है मंदिर में, और उनकी प्रॉपर सेवा होती है। तो जो भी जवान या फिर अफसर या जेसीओ साहिबान जो आते हैं सियाचिन जी, ओपी बाबा के मंदिर मत्था जरूर टेकना। हाँ माथा जरूर टेकते हैं। अरे वाह, तो ये है। तो कुछ तो शक्ति है जो यस ऑलवेज बचा के रखती है, मोटिवेट करके रखती है। वी आर द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एब्सोल्युटली। तो कहते हैं ना कि भूत नहीं है, ये नहीं है, इनफैक्ट हम ऐसे देख हु हैज ड्वेल्ड विद स्पिरिट्स अराउंड अस। आप स्पिरिचुअल हैं वैसे? पहले नहीं था, बट आफ्टर माय नियर डेथ एक्सपीरियंस मैं हो गया। वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके। मैं बड़ा प्रैक्टिकल बंदा था, मतलब वो चिल्ड आउट टाइप ना, कि वेरी प्रैक्टिकल, ऑपरेशन ओरिएंटेड, फोकस्ड, टू द पॉइंट, क्रिप्टिक, कोई फालतू बीटिंग अराउंड द बुश नहीं, राइट। विद द माइंडसेट की जिंदगी में टाइम नहीं है, यूटिलाइज इट। ट्रू। विद दैट माइंडसेट कि लेट्स गो, लेट्स मूव, लेट्स डू इट। पर आई थिंक जब से मेरा ये आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दैट आई केम बैक टू लाइफ। उसको सर आप डिटेल में अभी थोड़ा कंफर्टेबल? मैं आई वुड हाँ मतलब ये आई वाज वेरी इल। एक वायरस है, अभी उसका आर्टिकल आया था, NDM1 वायरस, ओके। विच इज मेकिंग फैमिलीज गो बैंकरप्ट। इसका कोई इलाज नहीं है, एंड दिस सुपर बग इज इम्यून टू एंटीबायोटिक्स ऑफ ऑल टाइप्स। ओह। तो there is a certain combination of drug with which one's life can be saved. So I was amongst the very rare patients who survived this. And Times Group ने मुझे Doctors Day last year on 31st, on 1st of July, 30th June or 1st of July, they invited me for a lecture to tell about my this after that experience to the doctors. सो आप आई थिंक बीमार हुए थे व्हेन यू वर इन सूडान, राइट? No, no, no. अच्छा सॉरी। ये तो रिटायरमेंट के बाद हुआ मेरे साथ। अच्छा, रिटायरमेंट। ओके, ठीक है। वाइल्ड इन सर्विस आई मतलब यस क्लोज कॉल्स हुई है ना, गोलियां भी बिल्कुल विद इन इंचेस आसपास पड़ी। एंड आई डिस्टिंक्टिवली रिमेम्बर कि साउथ सुडान में ब्रावो गेट पे महज 20 मीटर दूर एक ग्रुप आ रहा था रेफ्यूजीज का, जिसपे रेबल्स ने फायर खोल दिया था। तो मेरे दो जवान थे, एक राइफलमैन नंदन
और राइफलमैन सुनील, इन्होंने मैं चिल्लाया वहां ऊपर पोस्ट से कि गेट खोलो, मैं जा रहा हूँ बाहर। इन्होंने गेट खोला और मैंने कहा कि फायर तब तक मत खोलना जब तक मैं जमीन पे गिरूं ना, मतलब वो इंडिकेटर होएगा कि आई बीन शॉट, तब फायर खोलना। अगर मैं जा रहा हूं और विक्टिम को कंधे पे उठा के ला रहा हूं, मीन्स इट्स ओके। एंड मतलब राइफलमैन नंदन ने तो बोल दिया था कि साहब मत जाओ, क्या कर। मैं कहा जाना तो पड़ेगा, मैं को ऐसे थोड़ा ना मरने दूंगा, मैं हूं यहाँ पे। एंड ही ओपन द गेट। वो तब भी रिलक्टेंट था, बड़े धीरे धीरे गेट। मैं कहा जल्दी कर यार। तो टिल द लास्ट मोमेंट राइफलमैन नंदन वाज वेरी रिलक्टेंट कि साहब मत जाओ। आई टोल्ड मैं कहा जब यदि मैं गिरा बम पे, मैं कहा तो फायर खोलना, ऐसे मत कर देना, फिर तो सारे ही खत्म है। कहते ठीक है साहब। तो जैसे ही मैं जा रहा था गेट से बाहर, तो मैंने उनको देख के ऊपर जो LMG और MM हथियार कॉक कर लिए थे। सो आई रैन एंड आई पिक्ड अप दिस वुमन, शी वाज शॉट इन द आर्म। यहाँ से, यहाँ पे एंट्री वुंड थी, यहाँ से एग्जिट वुंड थी उसकी, और खून इतना नहीं बह रहा था। एक ये यूनिक चीज देखी मैंने कि वहां पे ना खून बहुत जल्दी क्लॉट हो जाता है उनका। अच्छा। हाँ, साउथ सुडानीज के जो लोग हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट देयर वाज नो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। तो आई वेंट, फिर वो जैसे फायरमैन कैरी नहीं होता, हाँ जी। तो वैसे आई टुक द इंडिविजुअल एंड देन आई स्टार्टेड रनिंग बैक। एंड रिबेल्स को मैंने बड़े क्लियरली देखा, एक हाथ में वेपन था, दूसरे पे मतलब द इंडिविजुअल वाज देयर। एंड मैंने अपने मतलब लेफ्ट हैंड से मैंने ऐसे इशारा किया था कि वेट, मतलब दाहिने हाथ पे राइफल लेके मैंने, मतलब आई कुड सी देम इन लाइन। आई मीन आई वाज विद इन, यू कुड से 100 मीटर से भी कम डिस्टेंस था जब मैंने हाथ दे दिया था कि डोंट डू इट। एंड मैं तब इन्हें लेके आ रहा था इस ग्रुप को। सो द मोमेंट वी एंटर्ड बैक, these guys, the rebels had paused for a few seconds to let me pass and take the मतलब children and all the whole group of refugees inside, क्योंकि उनको जो भी दिख रहा था सब मारे जा रहे थे, वो किसी को पे रहम नहीं कर रहे थे, उनके लिए तो सारे ही दुश्मन थे। और ये नुअर ट्राइब के थे, और जितने भी रेफ्यूजीज थे वो 99% दिन का थे। इट वाज अ ट्राइबल वॉर बेसिकली। ओके। तो आई न्यू कि अगर मैं नहीं जाता तो दे वुड हैव बीन किल्ड। फिर एक टाइम था जब अल्फा गेट जो मेन गेट है, लगभग 250 रेफ्यूजीज को एक नुअर सिविल सिक्योरिटी गार्ड ने ताला लगाया हुआ यूएन के गेट को, उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा, और रेबल फोर्सेस वर एडवांसिंग। तो तब मैंने ब्रेकिंग द रूल्स, मैंने मतलब आगे तान दिया। मेरे साथ मेरे दो तीन घातक के बंदे थे, उन्होंने भी अपना हथियार फिर कॉक करके हुई है सेम डायरेक्शन। दैट वाज अ मैसेज दैट हमारे होते हुए देयर विल बी नो मैसेकर। ट्रू। और मैंने चाबी खोली, कहता भाई कोई हथियार लेके अंदर आ गया ना और कैंप के अंदर फायरिंग हो गई तो कहते कि तुम्हारी सीधी नौकरी जाएगी। मैंने कहा मेरी फोटो भी ले ले, मेरा नाम भी नोट कर ले, कुछ ऐसा हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है। और मैं कहा एनीथिंग एल्स। तो वही होता है, कई बार क्या होता है ना कि इम्पल्सिव मोमेंट्स में आपको कॉल लेना पड़ता है। वो रिस्क था तो बहुत बड़ा कि मतलब, पर उस टाइम मेरे मन में नहीं आया कि अगर ये हो गया तो। मैंने वहां पे BMP खड़ी थी, मैंने बोल दिया, मैं कहा इनमें से कहीं पे भी लगा कि किसी ने राइफल उठा है या कोई, मैं कहा सीधा BMP के राउंड ठोकना 30 mm आर पार करना उसका। तो सो आई हैड थिंग्स अंडर कंट्रोल, बिकॉज आपको एक सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, आप 24/7 उसी इलाके को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके साथ ओरिएंट हो चुके हो, फिर आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में आसानी हो जाती है क्योंकि आप उस इलाके से वाकिफ हो। एंड देन यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। उसमें आप अगर मगर की कार्रवाई अफोर्ड कर सकते हो कि आई कैन टेक दिस मच रिस्क, आई कैन टेक दिस मच रिस्क, आई कैन डू दिस, आई कैन इम्प्रोवाइज हियर। एक बंदे को वहां लगा तो अलग अलग तरीके से मैनेज हो जाता है। तो सर आपने ये भी बताया था कि आपके ऊपर एक मूवी आ रही है, राइट? एंड द एक्टर हु इज लीडिंग योर रोल इज जॉन इब्राहिम, राइट? उसके बारे में कुछ बताइए, ये एक्चुअली कैसे कन्वर्ट हुआ ये एक मूवी में? You seen the podcast with Ranveer Alabadia? I did. Beer Biceps. जी। Kotsi Ranveer and Manoj Pandey.
So this podcast became viral worldwide. कि there are 2 to 3 YouTubers from US and Russia who made a reaction video on this podcast. और उनकी व्यूज भी 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर है, both of them. अच्छा, So फिर द गौरव आर्य शो, मेजर गौरव आर्य, गौरव आर्य, yes. तो गौरव आर्य सर वाला भी बहुत वायरल हुआ. सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द ऑडियंसेस एंड मैं इनकरेज करूंगा कि कोई भी कॉलेज फेस्ट हो या कुछ भी, एटलीस्ट वेटरन्स लाइक अस एंड आवर वॉर एक्सपीरियंसेस शुड बी shared with the youth of today, Sure. because it will keep them mentally prepared as to what worst of the worst can happen is what we have been through. तो हमारे तजुर्बा किसी के तो काम आए, बिल्कुल. है ना. So it was John had watched this podcast of mine, and somehow one day, you know, I was working with IWI, Israel Weapon Industry. तो वेपन टेस्टिंग असेंबलिंग वगैरह होने के बाद आई वाज जस्ट सिटिंग, यू नो, वेटरन के साथ होता है कि ना यू गो इनटू द फ्लैशबैक, जब है ना चुप रहते हो ना, अकेले खुद से बातें करते हो. आई वेंट इनटू अ फ्लैशबैक, एवरीथिंग वाज फ्लैशिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माय आईज. यार क्या क्या देखा, मतलब शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जो हमने खुला नहीं देखा हो, है ना, रप्चर्ड ना देखा हो, कट ओपन नहीं देखा हो. आई मीन वी हैव सीन द वर्स्ट एंड दैट स्मेल, दैट स्टेंच, वो ऐसी, वो तब भी आपको आएगी उस स्मेल, उस, यू कांट एस्केप इट. और स्पेसिफिकली हम कौन से एरिया की बात करें, अगर जस्ट फॉर मलाकाल जहाँ पे लड़ाई लगी थी. एंड दैट्स द मूवी नेम आल्सो. हाँ, मलाकाल इसलिए क्योंकि मलाकाल वाज अ, यू कुड से इट वाज अ जंक्शन पॉइंट बिटवीन नॉर्थ सुडान एंड द होल ऑफ साउथ सुडान. ओके. एंड इट वाज ऑयल रिच. अच्छा. नो, तेल की लड़ाई थी. अच्छा. So basically oil became one of the major reasons for a problem, we can say. So I have seen John Abraham's movies. I mean, my all-time favorite was Parmanu was my all-time favorite. This with the amount of simplicity, but with the amount of in-depth detail with which how the movie was made. Then Madras Cafe. Yeah. Yeah, these are movies which have so much of realism in it that I just called up Ranbir's team. I said, guys, you need to link us with John Abraham. So I got his number, and a gem of a human being, amazing human being, very down to earth and very hardworking, very meticulous. He goes into in-depth detail, and he'll not take a call till he's convinced. वो फौजी टाइप माइंडसेट है. Okay. है ना, इट्स नेवर ओवर टिल इट्स ओवर टाइप ना. मतलब जब तक लास्ट डिटेल तक कुछ नहीं है, if it's not complete, it's not complete. It has to be completed. So I love the professionalism that he has, and I met him once, and you know, very kind and a courteous gentleman, and looking forward to working with him. And इससे ज़्यादा मैं कुछ disclose करूँगा नहीं, because movie is due next year. अच्छा, next year. हाँ, and I do not speak much about this operation much now. So it is best that the audience gets to watch it. Absolutely. In the form of a movie with all the realism and the action sequences and all the operations that we carried out against the rebels. तो मूवी का नाम है मलाकाल, and जॉन एब्राहम इज मेरा किरदार प्ले कर रहे हैं जी उस मूवी में एज कैप्टन समर, ठीक है ना, एंड ऑल्सो द घातक प्लेटून कमांडर. ठीक है, एंड आई थिंक उनकी पर्सनालिटी पे वो रोल शायद सूट करेगा भी. yes, because it involves like the typical action. It was action based. Yeah. But you know, ये ऐसा action है which will touch everyone emotionally. Okay. It is going to border movie देखी है, that emotional link is going to be there. Okay. I mean, यार मैं बताऊँ, वो ऐसी जगह थी, मैं ज्यादा बात नहीं करता उसको लेके अब, that every day used to be like यार आज एक और दिन जिंदगी का मिल गया है. It's a gift. We used to thank God. मौतें इतनी देख, राइट, सफरिंग्स इतनी देख ली थी, मोटर शेल्स भी गिरे थे हम पे, मतलब डर निकल, अगर बम भी गिर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, वी टू हमारी एज पर टैक्टिकल मूवमेंट होती थी हमारी, बट वो हुआ सा नहीं था कि यार ये क्या होगा, ये क्या होगा. हाँ ठीक है, राइट. बम गिर रहे हैं, फायरिंग हो रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, बैकग्राउंड में रेफ्यूजीज में लग रही हैं जो
जो फ्री फॉलिंग बुलेट्स हैं वो तो लगेंगी ना कहीं वो हो रहा है। आई थिंक ये एक्सपीरियंस जो आपका था, आई एम श्योर बहुत ज्यादा इंटेंस था। हाँ, तो मेरे ख्याल से इनिशियल डेज वर वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज क्या होता था, एक गोली चली सब हड़बड़ा जाते थे, क्या हो गया क्या हो गया। और जब कॉम्बैट हो तो जब एक भी गोली चलती है ना, और आप उस गोली के विद इन 400-500 मीटर में हो, सबको लगता है गोली उसके पास ही आई है, पर गोली आएगी उसके पास, श्यों करते हुए गोली जाएगी ना आसपास। वी नो ना, क्योंकि हमने देखा है, झेला है, जी, तो वी नो कि किस पे फायर हो रहा है। to everybody, stay tuned for the upcoming movie next year. Malakal, yes. Stay Malakal. tuned. And this movie is especially for, I would say, the youngsters, the youth. मतलब इन सब ने 13 आवर्स और ब्लैक हॉक डाउन पिक्चर तो देखी होगी, इससे ज्यादा मैं कुछ बयान नहीं करना चाहूंगा, तो आप अनुमान और आइडिया लगा लीजिए कि किस टाइप की पिक्चर होने। एंड इसमें अफसोसजनक हमने अपने ऑफिसर्स भी शहीद हुए हैं, अच्छा, जेसीओ साहिबान भी हुए हैं, जवान भी शहीद हुए हैं। तो वी हैव सीन एवरीथिंग अप फ्रंट एंड पर्सनल एज अ लॉस ऑल्सो। तो मेंटली प्रिपेयर भी थे जान देने। एंड इतने दम तक कि मैंने जवानों को बोल दिया था कि मरेंगे तो इन्हें मारते मारते मरेंगे, या फिर इनको हम अपने साथ लेके मरेंगे, पर इनके इतिहास के पन्नों में हमारा इनका जिक्र होने वाला है। और मैंने अपने बंदों को बोल दिया था, अपने अपने घरों में अपना रिकॉर्ड, आखिरी संदेश रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि मुझे नहीं पता अगला पल हम में से कोई देख पाएगा या नहीं, तो ये कर लो आप। आई वॉज वेरी फ्रैंक विद माई ट्रूप्स। नाइस। हाँ, मैं बहुत ही क्लियर कट, कोई फॉल्स होप्स नहीं, कुछ नहीं, मोटिवेटेड रहता था, मोटिवेट रखता था, और आई एम ऑप्टिमिस्ट डिस्पाइट नोइंग दैट आई विल डाई, आई वुड ऑलवेज टिल द एंड से नो, आई विल नॉट डाई। And I think that's a clear-cut message to all the audience out there. To the fight till the finish. to the finish. Absolutely. और ये मैसेज आई थिंक सभी के लिए, देश सर्वोपरि है, मैं तो हमेशा यही कहूंगा। Yes. Not only from a military Every citizen of India. every citizen of Yeah, India, yeah. आप किसी भी देश के हैं, कुछ भी है, आपकी देश सबसे पहले है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके प्रति आई थिंक आप ऑनेस्ट रहे। No compromise. No compromise with Patriotism. Absolutely. Yeah. With that message, I think thank you very much, Samar sir. Thank you. Thank And you. it's been an honor. Thank you. Again, we are very very lucky, I would say, कि आप हमारे शो में आज आए, and I'm sure आपका blessing हमेशा बनी रहे चैनल पे। Thank you. And guys, keep subscribing. We will be coming with another episode जिसमें थोड़ा सा intense रहेगा, जैसे मैंने अभी बताया। If Samar sir would be comfortable in sharing his experience of Sudan, his life after death experience, वो लोग भी हम लोग cover करेंगे. So stay tuned for that. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Jai Hind.